बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड MCQs करेंगे ऑफ चैप्टर 7। एक एक न्यूमेरिकल को देखेंगे और एक एक MCQs को डिटेल से देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द रिएक्शन रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोई भी रिएक्टेंट है, जैसे ए है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.5 मोल। दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, दूसरा रिएक्टेंट है बी जिसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोल एंड रेट कांस्टेंट के जो है उसकी वैल्यू दी गई है। गिवन दी रेट लॉ फॉर दी रिएक्शन। अब इधर हमें क्या क्या दिया गया, दो रिएक्टेंट है ए और बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है, के की वैल्यू दी गई, हमने कैलकुलेट करना है रिएक्शन का रेट। अब हमारा काम आसान करने के लिए उन्होंने हमें रेट इक्वेशन भी दे दी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब सिंपल हमने रेट फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू हमें पता है, कंसंट्रेशन ए की वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन बी की वैल्यू पता है। तो इन तीनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के की जगह के की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह बी की वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। अब बी की वैल्यू का स्केयर लेंगे तो वो 0.04 आ जाएगा। 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, देन फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो फाइनल आंसर आएगा 0.08 मोल पर सेकेंड। सो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा 0.08 मोल पर सेकेंड। अगला न्यूमेरिकल है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू दी गई है जिसे रेट कांस्टेंट कहा गया। फाइंड दी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, के की वैल्यू दी गई, हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी ना हाफ लाइफ मेथड में, वो ये थी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब हमने कैलकुलेट करना है टी हाफ लाइफ के हमें दिए, तो इसको इधर ले जाएंगे और टी हाफ को उधर ले जाएंगे। सिंपल। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे। के की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी गई, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा सेकंड्स में आएगा टी हाफ, यानी हाफ लाइफ हमारी आएगी 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻13 सेकेंड। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास आता है 0.126 और ये 10⁻−14 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+14। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये 10⁻−14 ऊपर जाके +14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को इधर मूव करेंगे 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया तो -1 कर देंगे तो आ जाएगा 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻13। 14 में से एक निकाले तो 13, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड एंड लास्ट न्यूमेरिकल है, दी 3 एक्सपेरिमेंट दैट हैव आइडेंटिकल कंडीशन आर परफॉर्म टू मेजर दी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने 3 रिएक्शन परफॉर्म किए, तीनों में जो कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारा सेम है, सिर्फ चेंज क्या है, कंसंट्रेशन है। अब देखो एक्सपेरिमेंट 1 में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी कंसंट्रेशन है वो 0.015 है। फिर हमने कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर दी, तो हमने ऑब्जर्व किया पहले 1.1 रिएक्शन का रेट था, फिर 4.4 हो गया। इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है 4 टाइम इंक्रीज किया। पहले 1.1, जैसे ही इसकी कंसंट्रेशन डबल की 0.015 से 0.030 की, तो कंसंट्रेशन डबल की तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम इंक्रीज कर गया। 0.015 से हमने 0.045 की तो हमने जो कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम इंक्रीज कर दी, तो रिएक्शन का जो रेट है वो 1.1 से 9.9 हो गया, यानी वो 9 टाइम इंक्रीज कर गया। सो पूछा क्या गया है, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ लिखेंगे, राइट फाइंड द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के हमने यूनिट भी फाइंड आउट करने एंड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इक्वेशन क्या आएगी, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि कंसंट्रेशन डबल करने से ये ट्रिपल करने से रिएक्शन का जो रेट है वो 4 टाइम और 9 टाइम इंक्रीज करा है। इसका मतलब ये कि ये जो रेट है वो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम डबल करेंगे तो वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम ट्रिपल कंसंट्रेशन करेंगे तो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो सिंपल, ये हमारे पास रेट इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एच आई की कंसंट्रेशन 0.015 है और इनिशियल रेट क्या है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻−50। अब हमने कैलकुलेट करना है के, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, रेट की जगह रेट की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू के, तो हमने फाइंड आउट करना है इसकी जगह इसकी कंसंट्रेशन का स्केयर आ जाएगा।
अब हम 0.015 का स्क्वायर लेंगे तो 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। अब ये हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी के को इधर ही रहने देंगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ के -3 के डिवीजन में आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो के आ जाएगा 4.89 पर मोल पर सेकेंड। अब ये पर मोल पर सेकेंड जो है ये के यूनिट है। अब हमें जो क्वेश्चन था उसमें ये कहा गया था कि के की वैल्यू के साथ साथ आपने इसका यूनिट भी फाइंड आउट करना है, तो मैंने तो सिंपल यूनिट लिख दिया के का और उसकी वैल्यू भी लिख दी। वैल्यू कैलकुलेट किया, अब हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे। यूनिट कैसे कैलकुलेट के, तो के का यूनिट कैलकुलेट करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, रेट ओवर HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब देखो रेट का जो यूनिट है वो ऊपर दिया गया है मोल पर सेकेंड और कंसंट्रेशन का यूनिट दिया गया मोल। अब हम सिंपल क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की जगह मोल आ जाएगा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है तो मोल का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो है इसका क्या है मोल पर सेकेंड। अब देखो एक मोल को कैंसिल आउट कर देगा, इधर सिर्फ एक मोल रह जाएगा, वो मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा पर मोल और ये पर सेकेंड पहले ही है तो पर मोल पर सेकेंड आ जाएगा इसका यूनिट। देन है एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है द रेट ऑफ रिएक्शन। अब 4 ऑप्शन दिए गए, इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन्स द सेम एज रिएक्शन प्रोसीड, मे डिक्रीज और इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि जो रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज करता है जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है। कैसे, देखो जैसे रिएक्शन शुरू होता है ना तो तब रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि तब होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होता, सिर्फ रिएक्टेंट ही होते हैं, वो आपस में टकराते और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जिससे प्रोडक्ट का जो बनना है ना वो तेज होता है, रिएक्शन का रेट तेज होता है। लेकिन जैसे ही हाफ टाइम से ऊपर हो जाता है रिएक्शन, तो देखो जब रिएक्शन आधे से ज्यादा हो चुका होता तो आधे प्रोडक्ट बन चुके होते हैं। अब वो प्रोडक्ट भी होते हैं और रिएक्टेंट भी होते हैं, तो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से टकराव जो है वो कम हो जाता है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से टकराव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाती है और रिएक्शन का रेट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड्स। देन सेकंड एमसीक्यूज है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकॉज। अब कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, क्योंकि कुलियन फ्रीक्वेंसी जो मॉलिक्यूल्स है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनके पास एनर्जी आ जाती है, जितनी एनर्जी वो आएगी उतनी ही ज्यादा उनके अंदर कुलियन होगी। जिनके पास एनर्जी ज्यादा होगी वही आपस में बार बार टकराएंगे, तो क्या होगा कुलियन फ्रीक्वेंसी एंड कुलियन एनर्जी। देखो टेम्परेचर दे रहे हैं तो एनर्जी तो खुद ब खुद ही इंक्रीज होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की। सो बोथ द कुलियन फ्रीक्वेंसी एंड कुलियन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज। देन है अगला एमसीक्यूज, कंसीडर 2 रिएक्शन विद डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जीज एट द सेम टेम्परेचर, द रिएक्शन विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी विल हैव। अब उन्होंने कहा 2 रिएक्शन हो रहे हैं जिनका टेम्परेचर सेम है लेकिन उन दोनों की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से उन्होंने कहा एक रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है दूसरे की ज्यादा, जिसकी लो है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है लार्ज होता है। ये हमें कैसे पता चला, वो हमें इस इक्वेशन से पता चला, के इज इक्वल टू इसको कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। इसमें के रेट कांस्टेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है ए ई की पावर ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। ये जो ई है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी नेगेटिव की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, ई की पावर नेगेटिव उतनी ज्यादा होगी। सो इसकी जितनी वैल्यू ज्यादा होगी इधर की जो वैल्यू वो उतनी कम आएगी और के की वैल्यू जो है वो कम आएगी। सो अगर हम ई ए की वैल्यू कम कर दे तो के की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। सो लार्ज रेट कांस्टेंट करेक्ट ऑप्शन। देन है द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। सो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो जीरो ऑर्डर होता है। अगला एमसीक्यूज है वन अ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट। सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था जो एरिया होता है अंडर द कर्व वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। अगला एमसीक्यूज है ऑन अ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द एक्टिवेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ
वर्टिकल लाइन जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था ना, तो उसमें हमने इस तरह कुछ ग्राफ सा बनाया था और इधर हमने एक ऐसी लाइन लगाई थी। ये जो लाइन थी ना, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये हमें शो कर रही थी एक्टिवेशन एनर्जी को। सो अ वर्टिकल लाइन ड्राउन एट अ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी वैल्यू, जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अगला एमसीक्यूज है, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन द रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स द रिएक्शन इज। अब देखो, अगर हम देखें रेट जो है वो आएगा के, और कोई भी रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन, अगर उसकी पावर 2 होगी तो उसकी कंसंट्रेशन डबल करने से तो रिएक्शन का रेट 4 टाइम इंक्रीज करेगा। अब इधर से हम देखें पावर 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरह अगला एमसीक्यूज है, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन इज। सो हमने पढ़ा था रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो था, अगर पूरे मैकेनिज्म में जितने मर्जी स्टेप दिए जाए उनमें से एक स्टेप होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप, उस स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब देखो, दी रिएक्शन NO2 plus CO is equal to NO plus CO2 occurs in 2 step. What is rate determining step? अब उन्होंने बता दिया 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, एक स्टेप स्लो है एक फास्ट है। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, और हमने रेट इक्वेशन लिखनी है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, अभी हमने ऊपर वाले एमसीक्यूज में पढ़ा। तो ये जो रेट इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास रेट डिटरमिनिंग इक्वेशन, इससे हम क्या बनाएंगे, रेट इक्वेशन। तो इससे क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, अब ये देखो इसमें जो है ये रेट कांस्टेंट क्या है, K1, तो आ जाएगा K1, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन NO2 की कंसंट्रेशन और कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी पावर भी आ जाएगा 2। सो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला एमसीक्यूज है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो होता है कैटलिस्ट, ये रिएक्शन के जो रेट है दोनों, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो रिवर्स हो। देखिए हम कहते हैं ना ए जो है वो बी में बन रहा है, अब बी जो है वो दोबारा टूट के ए में भी तो कन्वर्ट हो सकता है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हो और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाए उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो ऊपर वाला प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फॉरवर्ड, और बी का ए में कन्वर्ट होना इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अब देखो, अगर तो कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो वो ए का बी में बनना और बी का ए में बनना दोनों को इंक्रीज करेगा, दोनों के रेट को इंक्रीज करेगा। सो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसा ही कंडीशन जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी वैसे ही रहेगा और कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी वैसे ही रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन अगला एमसीक्यूज है, ऑन एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। सो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरह थी, एक की पीक ऊपर थी और एक की पीक जो थी वो नीचे थी। सो जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस वाला था वो लोअर पीक वाला था। सो लोअर पीक रिप्रेजेंटेड दी एक्टिवेशन एनर्जी। ऊपर वाली जो पीक थी वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए थी जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होता। देन अगला एमसीक्यूज है, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा उसी तरह जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का आएगा। अगला और लास्ट एमसीक्यूज है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ 20 मिनट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सो हाफ लाइफ मेथड के मुताबिक रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके लिए इक्वेशन दी गई थी 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब टी हाफ की जगह उसकी वैल्यू पुट करी तो क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0347। अब जो है टाइम किस में है, मिनट्स में, तो वो ऊपर जाके पर मिनट्स हो जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एमसीक्यूज को डिटेल से देखा। अभी तक मैं आपको चैप्टर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अभी हमने कंप्लीट किया है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।